संडे का दिन हर एक नीट एस्पायरेंट के लिए बहुत खास होता है। उसी दिन उसकी नीट एग्ज़ाम होती है जिसमें वो स्ट्रगल करके फाइट करके एक एमबीबीएस सीट के लिए लड़ता है और जीत हासिल करता है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अजलान भाई एमबीबीएस। माई सेल्फ अजलान शाह, आई एम ए फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम आरजी केएमसीएच कोलकाता। आज दोस्तों आज मैं आपको ले चलता हूँ तकरीबन एक साल पहले। हाँ, आपने सही समझा, मैं आज बात करूँगा 4 मई 2025 को मेरे साथ क्या हुआ जब मैंने नीट 2025 को दिया और उसे क्रैक करके आज इस मुकाम पर पहुंचा हूं, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के तौर पर। आपको भी यकीन होना चाहिए अपने ऊपर कि आप भी इस साल नीट 2026 को क्रैक करेंगे और मुझसे भी बढ़िया जगह पर पहुंचेंगे। आज मैं आपको बता देना चाहता हूं उस दिन मैंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया और किन किन सिचुएशन को क्रॉस करके उन पर जीत हासिल कर कर जो नीट 2025 का आपको पेपर पता ही है कैसा डिफ़िकल्ट और अनएक्सपेक्टेड था, उसे क्रॉस करके आज मैं इस जगह पर पहुंचा हूं। तो आपको लास्ट तक बने रहना होगा, क्योंकि अगर आप नहीं सुने पूरी चीज़ तो हो सकता है आपको नीट 2026 में वापस से वो सारी गलतियों को फेस करना पड़े और हो सकता है आप लड़खड़ा जाएं। तो डू वॉच टिल द एंड एंड एंजॉय द वीडियो। सुबह भी मैंने नॉर्मल अपने जैसे रोज़ उठता हूँ उससे 1 घंटे ज़्यादा नींद लेके उठा उस दिन। हाँ, मुझे अपनी स्लीप साइकिल को पूरा करना था। मैं एक फ्रेश माइंड के साथ नीट 2025 को देना चाहता था, क्योंकि अगर आपकी स्लीप सही नहीं होगी तो हो सकता है एग्ज़ाम के दिन आप अटक जाएं, आपको फॉर्मूला या कंसेप्ट याद नहीं आए सही से, आप क्वेश्चन को छोड़ भी सकते हैं। इसलिए आपका माइंड पूरा रिलैक्स और फ्री होना बहुत ज़रूरी है इसके लिए। इसलिए मैंने उस रात कंप्लीट नींद ली, कम से कम 8 से 9 घंटा में सोया उस दिन। हाँ, आपने सही समझा, कम से कम 9 घंटे की स्लीप आपको भी लेनी है इस बार। मेरे साथ वादा करिए, आप पूरी स्लीप लेकर सही से एग्ज़ाम देने जाएंगे। मैं उठा नॉर्मल, अपना चाय नाश्ता किया जैसे करते हैं और एक फ्रेश बात लिया कोल्ड वाटर से। ठंडे पानी से नहाने से दिमाग पूरा क्लियर हो जाता है आपका। आप पूरे नहाए, क्योंकि गर्मी का भी मौसम है, अभी आपको नहाना पड़ेगा ही। रिलैक्स होके जाएं पूरे एग्ज़ाम में। ड्रेस कोड को फॉलो करें और जो सही ड्रेस है आपके लिए, मेल और फीमेल, आप जान ले, नहीं तो मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा सारे उस दिन क्या करना है ड्रेस कोड के लिए, और उसे आप फॉलो करके नॉर्मल अपने सारे चीज़ ले लें घर से। एडमिट कार्ड, उसकी ज़ीरोक्स भी रख ले और हो सके तो एक कलर प्रिंट एक्स्ट्रा भी रख ले। वहाँ पर आप कहाँ करवाने जाइएगा, अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो उस पर फ़ोटो लगाना है आपको, और 2 एक्स्ट्रा फ़ोटो लेके जाएं, आपके पैंट के पॉकेट में आप रख लें, क्योंकि वहाँ पर कोई भी एनवेलप एग्ज़ाम हॉल के अंदर नहीं ले जाने दिया जाता है। हाँ, एनवेलप भी नहीं, आपको सिर्फ फ़ोटो लेके जाना है। इसलिए आप पैंट में ऐसा पॉकेट रखें जहाँ फ़ोटो आप रख सके। गम वहीं से सप्लाई हो जाएगा आपको, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेन भी वहीं से दिया जाता है, आपको पता है ब्लैक डॉट पेन मिलती है हर सेंटर पर, जैसा नॉर्म है। कोशिश करें। सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको अपना दिमाग रिलैक्स रखना है और ख़ुद पर भरोसा करके जाना है उस दिन मैं सच बताऊं तो मुझसे ज़्यादा मेरे गार्जियन टेंस थे। सही बात है, क्योंकि मैं इस बार अटेम्प्ट में खुद तो कॉन्फिडेंट था, लेकिन उन लोगों को मैंने बोल दिया था अगर इस बार मेरा नीट क्रैक नहीं होता है तो मैं स्ट्रीम से छोड़ दूंगा, क्योंकि मैंने बीएससी भी किया है। आप मेरी ड्रॉपर जर्नी को देख सकते हैं कि मैंने बीएससी करने के बावजूद नीट को क्रैक किया और इस मुकाम पर पहुंचा हूं। खैर, वापस मुद्दे पर आते हैं। तो मैंने पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपने फादर के साथ गया। तकरीबन 1 घंटे की दूरी थी मेरे नीट के सेंटर के लिए। मैं 2 घंटा बफर टाइम लेके गया। बफर टाइम मतलब एक्स्ट्रा टाइम, अगर आपको ट्रैफिक में या कहीं डाइवर्सन मिले या आपको रास्ता समझना है तो उस टाइम को आप यूज़ कर सकते हैं। उस टाइम को यूज़ करके मैंने सही सलामत एसी कैब बुक की। मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अगर आपके घर से अगर वो सेंटर थोड़ा दूर है, जैसे मेरा सेंटर 9-10 किलोमीटर था, तकरीबन 40 मिनट या 1 घंटा का रास्ता था, तो मैंने एसी कैब बुक की थी। आप भी कोशिश करें एसी कैब में जाने की, ताकि आपका माइंड रिलैक्स रह सके और आप सही से एग्ज़ाम दे पाए उस दिन, आपको कोई भी तकलीफ़ ना हो। ऐसे करके मैं एग्ज़ाम हॉल में पहुंचा। एग्ज़ाम हॉल ज़्यादा अंदर था मेरा, इस बार लग रहा था कि बाहर ही है, लेकिन रास्ता खोजने में थोड़ी डिफ़िकल्टी हुई और अंदर में गया। वहाँ गार्जियंस लोग बहुत सारे थे, स्टूडेंट्स ज़्यादा तो गार्जियन भरते होते हैं एग्ज़ाम हॉल के पास। खैर, वहाँ सिविक वॉलंटियर्स भी थे, पुलिस की टीम भी थी, जिन्होंने हमें गाइड किया कि यहाँ सेंटर है। अंदर गार्जियन के लिए बैठने की जगह भी दी गई थी। एनटीए द्वारा नहीं, एनटीए द्वारा कुछ नहीं होता है गार्जियंस के लिए। वहाँ के लोकल मेंबर्स और गार्जियंस जो थे उन्होंने हेल्प की हमारी, और लोकल जो सोसाइटी के क्लब वाले भी उन्होंने हमारी मदद की बैठने के लिए। तो हमें एक घर मिला था, उसके पास हम लोग बैठ गए थे। हाँ, क्योंकि उस दिन बहुत ख़राब गर्मी थी। उस दिन लिटरली बोल रहा हूँ, स्किन जल रहा था पूरा। अब पसीने देख रहे अभी भी कैमरे के सामने मेरे पसीना छूट रहा है। सोच सकते हैं मेरे कोलकाता के मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ कितनी ह्यूमिडिटी होती होगी। इसके लिए हम लोग सब वेल प्रिपेयर्ड थे, पानी वानी सब हम लोग लेके गए थे रास्ते के लिए। वहाँ चद्दर वद्दर बिछा के बैठे थे। अब मेन घड़ी आती है एग्ज़ाम हॉल में क्या हुआ। एग्ज़ाम हॉल में देने से पहले मैंने अपने फादर को देखा और उन्हें मुस्कुरा के कहा, अब्बू मेरे ऊपर भरोसा रखिए, इस बार मैं ज़रूर क्रैक करके आऊँगा। रास्ते में बहुत सारी फ्रिस्किंग हुई हमारी। नीट के एग्ज़ाम के लिए आप जो मॉक टेस्ट देने जाते हैं ऑफलाइन सेंटर में, वहाँ कोई फ्रिस्किंग या कोई चेकअप नहीं होता है वैसे, लेकिन नीट एग्ज़ाम में प्रॉपर फ्रिस्किंग बहुत ज़रूरी है आपके लिए। पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक, दाएं बाएं हर जगह की चेकिंग होती है आपकी।
भले आप वो फीमेल की प्रायोरिटी दे या नहीं दें, आपको दोनों सेक्स की चेकिंग होती है बढ़िया से, आपने कुछ रखा है या नहीं। मेरे सामने वाली लड़की एक जूड़ा बांध के गई थी बेचारी, उसका पूरा जूड़ा खुलवाया गया, सारे बाल झाड़ के देखा गया कि उसने कोई चीट तो नहीं चोरी की है। ऐसा भी होता है, कोई कोई सेंटर में होता है, जैसे मैंने अपने आंखों के सामने देखा, तो मैं आपको बता रहा हूँ। कितने नीट एस्पायरेंट थे, अपने फ़ोटो ही नहीं लेके गए थे, तो उन्होंने जाके फ़ोटो डाउनलोड करवाया करीब के साइबर कैफ़े से। तो खैर इस सब परेशानी से बचने के लिए आप हर डॉक्यूमेंट की कम से कम 2 कॉपी लेके जाएँ वहाँ पर। एक अपने फादर को दें या गार्जियन को अपने संभाल के रखने दें, और एक अपनी जिम्मेदारी में रखें, ताकि आप एग्ज़ाम हॉल में जब एंट्री करेंगे तो उससे एक बार डबल क्रॉस चेक कर लें, ताकि आपको लास्ट मोमेंट में कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी, आप आराम से एग्ज़ाम दे सकेंगे। एग्ज़ाम के दिन ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं बार बार इस बात पर फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा गलती करते हैं और इसके कारण उनका दिमाग डाइवर्ट होता है, क्वेश्चन पेपर में वो सही से ध्यान नहीं लगा पाते। एट द रिजल्ट नेगेटिव मार्किंग एंड द रिजल्ट नो सिलेक्शन। That's why you have to keep in your mind that you must go beforehand taking all the documents and all the corrective measures। अब आती है एग्ज़ाम हॉल के बारे में। एग्ज़ाम हॉल के अंदर गया, पूरी गर्मी से भरपूर, पंखा भी चल रहा है तो सही से नहीं, एक आध जो स्टूडेंट थे उनके सर पे पंखा भी नहीं था और चल भी रहा था तो सही से नहीं था। और वहाँ पर हमें तकरीबन 1 घंटे तक वेट करना पड़ा सीट में, क्योंकि आपको पता है कि आधे घंटे पहले गेट बंद हो जाते हैं और कोई एंट्री नहीं मिलती है। उस दौरान बहुत ही टेंस सिचुएशन था। सारे नीट एस्पायरेंट एक दूसरे को देख रहे थे कि इस बार कैसा पेपर होगा, कौन सा सब्जेक्ट टफ आएगा, कौन सा नहीं। हम लोगों को एक ज़रा अंदाज़ा नहीं था कि इस साल का नीट का पेपर इतना ख़तरनाक होने वाला है। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, तकरीबन सभी का लेवल ऊंचा था इस बार, हमें एक ज़रा अंदाज़ा नहीं था। खैर ऐसे करके एग्ज़ामिनर ने हमें पेपर दिया, हम लोगों ने पेपर शुरुआत किया। शुरुआत करते तो क्या देखते हैं हम लोग, फिज़िक्स नहीं, बायो नहीं, केमिस्ट्री नहीं, सारा पेपर ही हार्ड। मैं आपको बता रहा हूँ, आज तक मैंने जितने भी मॉक टेस्ट दिया है, सब मॉक टेस्ट में हमेशा बायो मैंने पहले चूज़ किया है आंसर लिखने के लिए। हमेशा 360 मार्क्स का है, आप हमेशा उम्मीद करेंगे कि 340 330 स्कोर करे बायो में, ताकि आपका आधा सिलेक्शन वहीं हो जाए। मैंने हमेशा बायो को शुरू किया। पता नहीं उस दिन मेरे दिमाग में अचानक से ऐसा क्या ख्याल आया, मैंने सोचा एक बार चलो फिज़िक्स खोल के देख लेता हूँ, क्या पता आसान आ जाए। अगर मान लीजिए आपका मेन अपोनेंट ही वीक हो तो आप नहीं सोचेंगे कि उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाए पहले ही। तो इसलिए मैंने सोचा कि फ़िज़िक्स चलो देख लेते हैं एक बार, कैसा आंसर आता है, कैसा क्वेश्चन होगा, एक बार चेक कर लिया जाए। अगर आसान होगा तो उसे ही उड़ा दिया जाएगा 45 क्वेश्चन पहले 1 घंटे के अंदर। फिज़िक्स का क्वेश्चन देखता हूँ तो क्या, ओ माय गॉड, एक ग्राफ का क्वेश्चन पूरा आधा हाफ पेज घेर के बैठा हुआ है। एक जो है फ्रिक्शन और मोशन का जो क्वेश्चन था, साइन थीटा बाई 2 + 3 cos थीटा, ऐसा वाला, मुझे सवाल भी याद नहीं आ रहा है, मैं याद करना भी नहीं चाहता हूँ उसे। वो आधा पेज भर के था सवाल। मैं देख रहा हूँ अरे ये नीट का ही पेपर है, ये जेईई एडवांस का पेपर है। मैं सवाल पढ़े जा रहा हूँ फिज़िक्स का, 1 2 3 4 5 6 7 सवाल स्किप हो जा रहे हैं, मेरे से आंसर नहीं बन रहा। मैं पेन उठा रहा हूँ लिखने के लिए, देखिए ये मेरा राइट हैंड में पेन है, मैं उठा रहा हूँ बनाने के लिए, 2-3 फार्मूला लिख रहा हूँ, उसके बाद अटक जा रही है पेन। ऐसे करते करते मैं सवाल स्किप करे जा रहा हूँ, एक आध सवाल बन भी जा रहा है। मैंने फिज़िक्स बहुत अच्छा से पढ़ा था, इसलिए मेजरमेंट के एक इक्वेशन था वो बन गया, एक काइनेमेटिक्स का था, एक वेव का था वो मैंने बन गया, पोलराइड वाला इक्वेशन था इस बार, वो भी मैंने बना लिया। लेकिन बाकी सवाल देख रहा हूँ तो मुझसे बन ही नहीं रहा है, पता नहीं ऐसे क्या हुआ। मुझे अंदर से एक रेड फ्लैग दिखा, मेरे दिमाग ने एक सिग्नल दे दिया, अजलान अभी तुम फिज़िक्स का पेपर छोड़ दो। अगर अभी तुम नहीं छोड़ा फिज़िक्स का पेपर तो तुम्हारा सारा केमिस्ट्री बायो सब बर्बाद चला जाएगा और इस बार का नीट का एग्ज़ाम पूरा फुल्ली ड्रॉप हो जाएगा तुम्हारे लिए। तुरंत मैंने फिज़िक्स का पेपर बंद किया और तुरंत मैंने केमिस्ट्री को भी नहीं झाँका। मुझे शक था अंदर ही केमिस्ट्री का भी इस बार लेवल अप होगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट बायो में एंट्री की। बायो में शुरू के सवाल तो बहुत ही आसान थे मेरे लिए, क्योंकि कोड वाइज डिफ़र करता है किसको कौन सा सवाल मिला नहीं मिला, तो मैं लगाता गया। लेकिन बीच में बायो में भी मैं फंसा। बायो में भी बहुत सारे अतरंगी सवाल थे इस बार। एनिमल किंगडम का आपको सवाल याद ही होगा, सीडोसिलोमेट, उसका आंसर है शायद, या पता नहीं, मैं भूल भी बोल सकता हूँ। और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे। मैथमेटिकल एक क्वेश्चन भी था, एक जीन वाला भी क्वेश्चन था, पेडिग्री वाला, उसने तो हालत ख़राब कर दी मेरी सॉल्व करते करते। बहुत सारे इक्वेशंस थे उसमें इस बार बायो में। खैर करते करते मैंने बायो सॉल्व किया। मैंने सोचा बायो तो चलो कंप्लीट कर लिया है, चलो अब केमिस्ट्री पर ध्यान देता हूँ। घड़ी देखा मैंने, 1 घंटा 10 मिनट। बायो सॉल्व करने में मुझे 1 घंटा से ज़्यादा का टाइम लग गया। जिस बायो को मैं 40 मिनट्स के अंदर सॉल्व करता था, उसमें मैंने आधे घंटे और यूज़ कर दिए।
मेरा पैनिक बटन स्ट्राइक कर गया दिमाग में कि अरे इतना कम टाइम है, फिज़िक्स तो हो ही नहीं रहा है, अब कैसे होगा बाकी के टाइम में, लगता है मैं डूब जाऊँगा। लेकिन मेरे अंदर से एक आवाज़ आई, नहीं अभी भी मौका है मेरे पास में, चलो केमिस्ट्री को सॉल्व करता हूँ, देखो क्या है उसमें, मैंने इतनी मेहनत की है, सवाल तो लड़ने चाहिए, क्यों नहीं लड़ेगा। मैंने केमिस्ट्री का क्वेश्चन खोला, लगातार सॉल्व कर देगा केमिस्ट्री का क्वेश्चन। हाँ, केमिस्ट्री में मैंने इस बार प्रैक्टिस की थी सही से, मैंने सॉल्व किया क्वेश्चंस। अब बीच में केमिस्ट्री ने भी मुझे फंसाना शुरू कर दिया, कुछ कुछ ऑप्शन मल्टीपल करेक्ट लग रहे थे मुझे, और बहुत सारे क्वेश्चंस तो बहुत जेई लेवल के भी थे इस बार केमिस्ट्री में। खैर केमिस्ट्री का मैंने सॉल्व किया, और आखिर में जब फिज़िक्स के लिए खोलता हूँ तो मेरे पास 1 घंटे से भी कम समय बचता है फिज़िक्स के लिए। केमिस्ट्री मैंने थोड़ी स्पीड में सॉल्व की थी, फिज़िक्स के लिए मेरे पास सिर्फ 50 मिनट बच गए थे इस बार। आप सोच रहे हैं 50 मिनट में वो 45 क्वेश्चंस फिज़िक्स का मैंने कैसे सॉल्व किया होगा। मैंने कलम हटाया, मैंने सोचा कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं हार मान रहा हूँ। लेकिन मेरे अंदर से आवाज़ आई, अगर ये मौका अगर छोड़ दिया तो सारी मेहनत जितने मैंने की है वो सारी बर्बाद चली जाएगी। मैंने एक काम किया, मैंने पीछे से क्वेश्चन लगाना शुरू किया, हंसने का बात नहीं है। 45th क्वेश्चन खोला मैंने, वहाँ से लगाना शुरू किया। तो वहाँ से जब मैंने लगाया ना, तो वहाँ से 15 क्वेश्चन बैक अगर जाए तो उसमें से मैंने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर ली ईजिली विद कॉन्फिडेंस। 40 मार्क्स मेरी जेब में आ गए, उससे मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ा और सॉल्व करता गया फिज़िक्स के। लेकिन अब मेरे बस की बात नहीं थी। तकरीबन मैंने 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे फिज़िक्स के इस बार, अब 15 क्वेश्चन ब्लैंक चले गए थे। आखिरी के 30 मिनट बचे हैं। मैं घड़ी में देखा हुआ, एक घड़ी रहती है एग्ज़ाम हॉल में, मैंने देखा घड़ी में तो 30 मिनट बाकी है, चलो सॉल्व कर लिया जाए। सॉल्व करे जा रहा हूँ, फिज़िक्स का लास्ट में हो ही नहीं रहा है। देख रहा हूँ मैं तकरीबन 15 से 16 क्वेश्चंस बच गए हैं और मेरे से आंसर नहीं आ रहा है फिज़िक्स का। केमिस्ट्री में भी कुछ क्वेश्चन छूटे थे, बायो में एक आध छूटा था। हम सारे जो क्लास में एग्ज़ाम दे रहे थे, एग्जामिन एक दूसरे की शक्ल देख रहे, अरे भाई कैसा पेपर है, क्या करे, अरे भाई कैसा है, क्या करा जाए। एक दो लड़का तो रोने के हाल में आ गया था, एक दो लड़कियों के सर पे हाथ रख के सो गई थी एग्ज़ाम हॉल में। उनको देख के और मुझे पैनिक करने लगा था मैं, ये और कैसे मैं सॉल्व करूँगा इतनी बड़ी पेपर जो बची है। खैर कैसे कैसे करके मैंने आखिरी के मिनट पे 1-2 सवाल और सही किए। एक मेज़रमेंट का क्वेश्चन था जो तुक्का मारा था मैंने, इस बार सही हो गया था। वैसे करते करते फिज़िक्स को भी सॉल्व किया और आखिरी के जब 10 मिनट बचे थे तो मैं सोच रहा था यार मैंने तो 500 नंबर भी अटेम्प्ट किया है या नहीं, सही से मुझे आइडिया नहीं था। मेरे दिमाग की सोच ही उड़ गई थी उस वक्त। मुझे लग रहा था मैंने 500 मार्क्स भी अटेंड नहीं किया है, तो इस बार सिलेक्शन तो मेरा हाथ से गया। और जब एग्जामिनर जो इन्विजिलेटर जो थे लास्ट में क्वेश्चन पेपर लेना है, तो मैंने उन्हें हंस के एग्ज़ाम पेपर दिया। वो पूछे तुम हंस क्यों रहे, बांग्ला में पूछा उन्होंने, तुम हास्यो कहनो। तो मैंने उन्हें जवाब दिया सर যখন रिजल्ट आसबे ना তখন আপনি বুঝে যাবেন कि आज की কী घटना तो হয়েছে। तो वो भी थोड़ा मुस्कुरा दी, उन्हें भी समझ आ गया कि पेपर का लेवल आज बहुत टफ है, एग्ज़ाम के लेवल। लेकिन मैं लिटरली इतना दुखी हो गया था एग्ज़ाम देने के बाद कि मेरा सर जाम हो गया था, मैं सोच ही नहीं पा रहा था आगे क्या करूं। बाहर मेरे पिताजी बैठे हुए थे, उन्होंने पूछा पेपर कैसा गया, मेरे मुंह से एक जवाब नहीं निकल पाया पेपर कैसा गया। उन्होंने मेरे लिए खाने के लिए सामान भी रखा था, मैंने मना कर दिया, बोला पापा मेरे लिए खाने के लिए कुछ बिल्कुल भी मन नहीं है, मेरा पेपर एकदम ख़राब गया है। मैंने रास्ते पर बोल दिया कि इस बार मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। अब सोच रहे मेरे पापा की क्या हालत हुई होगी। फिर भी उन्होंने हिम्मत के साथ मुझे भरोसा दिया, बोले नहीं अभी तुम एग्ज़ाम दिए हो, घबराओ नहीं, अभी शांति से घर चलो। मैं घर गया, फिर भी मुझे पता था कि मैंने अटेम्प्ट किया ही नहीं है उतना। सोचिए अगर आप एग्ज़ाम हॉल में सोच रहे कि 500 भी अटेम्प्ट नहीं किया तो आपका सिलेक्शन कैसे हो जाएगा जनरल कैटेगरी में, चांस ही नहीं है इसका। फिर भी मैंने अपनी हिम्मत रखा और घर गया। लेकिन घर में मैं बहुत रोया रात में एग्ज़ाम के दिन, कैसे मेरा एग्ज़ाम गया, इस बार भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। एनटीए को भी मैंने उल्टा सीधा थोड़ा बोल दिया था उस दिन, क्योंकि एग्ज़ाम इतना हार्ड लेवल कभी तक हुआ नहीं है, हमारे ही टाइम क्यों हुआ ऐसा, इसलिए। इसी तरह मेरा नीट 2025 का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ और एग्ज़ाम से रिज़ल्ट तक का जो टाइम गैप था वो बहुत ड्रेडफुल था मेरे लिए। बहुत पैनिक, ओवर थिंकिंग, बहुत कुछ किया मैंने। लेकिन आखिरकार जो कट ऑफ मार्क्स थी वो ड्रॉप हुई, रैंक इंक्रीज़ हुआ मेरा और 13,000 रैंक के साथ, ऑल इंडिया 13 के रैंक के साथ मैं आज एक प्रेस्टीजियस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो कोलकाता में है उसमें मैंने एडमिशन लिया है। आप भी इस मुकाम पर आ सकते हैं अगर आपने नीट 2026 क्रैक किया सही डिटर्मिनेशन और सही मोटिव के साथ। मुझे उम्मीद है कि जो गलतियां मैंने इस वीडियो में आपको बताई है, जो प्रिकॉशंस लेने को बताया है, वो आप समझेंगे, उस पर फोकस करेंगे और उसे करेंगे आप इस एग्ज़ाम में। और आप मेरे साथ वादा कीजिए कि इस बार आप ज़रूर जीत के आएंगे, चाहे कैसा भी पेपर हो। एनटीए भी हाल ही में उल्टा सीधा ट्वीट कर रहा है, आपको उस पर बिल्कुल ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपने प्रिपरेशन अभी तक की है उस पर आप फोकस करिए, जीत आपकी ही हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग अजलान भाई MBBS।
अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। और कोई भी आपको डाउट हो इस वीडियो के लिए या अभी भी थोड़ा 2-3 दिन का टाइम बचा हुआ है, आप तैयारी में अगर कुछ दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे फ्रीली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपका भाई अजलान भाई MBBS हमेशा आपके साथ है। कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछें और नीट एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।